दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया अध्याय जो कि अध्याय 5 है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम NCERT के विभिन्न कक्षाओं को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं साथ में मिलकर। तो इसी के संदर्भ में आज क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 हमने पहले ही अपने इस YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे ऊपर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर आज के चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं तो ये जो परिमंडल होते हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी पे मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिमंडल पाए जाते हैं, जिसमें कि स्थल मंडल या फिर भूमंडल उसमें शामिल है, जल मंडल शामिल है और वायुमंडल शामिल है। और इन सभी को समूह में यदि आप कर देंगे, यानी कि जहाँ पे इसका समूहन होता है, जहाँ पे इसका मिलन होता है, वहाँ पे एक नए प्रकार के मंडल का निर्माण होता है जिसे हम जीवमंडल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी ज्ञात ग्रह है जहाँ पे जीवन मौजूद है। इसके अलावा जैसे सौर मंडल में और भी ग्रह हैं, जैसे कि आप लोग को ज्ञात ग्रहों के बारे में बताया जाए तो इस समय 8 ज्ञात ग्रह हैं और 8 ग्रह में से केवल पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन मौजूद है। अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं विभिन्न खगोल वैज्ञानिकों द्वारा, लेकिन अभी तक यह प्रमाणित नहीं हो पाया है। अभी तक केवल बस कुछ स्रोत वहाँ से प्राप्त हो पाए हैं। जैसे मान लीजिए कई बार हमें यह समाचार मिलता है कि इस स्थान पे हो सकता है कि जल वाष्प हमें मिला है, या फिर कुछ ठोस बर्फ के रूप में हमें वहाँ पे प्राप्त हुआ है, या फिर कुछ वायुमंडल प्राप्त हुआ है, लेकिन जीवन की अभी कोई भी जो लक्षण है वहाँ पे हमें दिखाई नहीं दिए हैं। तो ये मान सकते हैं कि अभी तक पृथ्वी ही केवल ऐसा ज्ञात ग्रह है जहाँ पे जीवन मौजूद है। तो आखिर क्या कारण है कि पृथ्वी पे जीवन है, यानी कि ऐसे कौन कौन से घटक यहाँ मौजूद हैं जिससे कि जीवन संभव हो पाया है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम उन्हीं परिमंडलों के बारे में, उन्हीं घटकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पृथ्वी पे 3 प्रमुख परिमंडल पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ पे जीवन मौजूद है, जो कि है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। यदि तीनों में से कोई भी एक ना रहे, यानी कि एक की यदि अनुपस्थिति यहाँ पे हो जाए तो पृथ्वी पे जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए यह भूभाग भी चाहिए, क्योंकि भूमि से ही हमें पोषण मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, जहाँ पे हम निवास करते हैं, जहाँ पे हमारा घर है, जहाँ पे हमारे जंगल और बाग बगीचे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो जल मंडल है, जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, जीवन के लिए कितना आवश्यक है, आप लोग को पता ही है। और वायु भी हमारे लिए कितना आवश्यक है, और वायु में मुख्य रूप से ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और भी तमाम जो गैस हैं वह भी हमारे लिए ज़रूरी ही है। हो सकता है कि आप लोग को लगता है कि केवल ऑक्सीजन ही हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि यदि इस पृथ्वी से सभी प्रकार के गैसों को ख़त्म कर दिया जाए और केवल ऑक्सीजन ही रख दिया जाए तो भी हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मानव जाति या फिर किसी भी जीव का जो जीवन संभव हो पाता है वह होता है वहाँ की परिस्थितिकी के कारण। यानी कि वहाँ पे मौजूद जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो भी संभव बनाते हैं, एक दूसरे को जीवन देने में वह भी सहयोगी होते हैं। इसलिए यहाँ पे सभी प्रकार के गैसों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के मेन कॉन्सेप्ट पे, यानी कि मेन चैप्टर पे हम और समझने का प्रयास करते हैं इस पृथ्वी के ऊपरी भाग को। जब आप पृथ्वी के ऊपरी सतह को देखते हैं तो आप पाते हैं कि पृथ्वी का जो पूरे का पूरा ऊपरी सतह है वह मुख्य रूप से 2 भागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। एक तो भूखंड, सामान्य भूखंड हो गया, और दूसरा जो हो गया वह जल हो गया। हालांकि पृथ्वी का जो बहुत सारा स्थान है, ऊपरी स्थान है, वह जल से घिरा हुआ है, और यहाँ पे जो स्थल है उस स्थल मंडल को हम महाद्वीपों में बांट देते हैं। यानी कि बड़े बड़े भूखंडों को, पृथ्वी के जो बड़े बड़े भूखंड हैं जो अपने में कुछ विशेष योग्यताएं रखती हैं, उनके आधार पे हम इसे महाद्वीपों में विभाजित कर देते हैं। और वर्तमान समय में पृथ्वी पे 7 महाद्वीप उपस्थित हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और जो दूसरा होता है, यानी कि जो जल से जो भरा हुआ जो स्थान है, उसे हम महासागरीय बेसिन का नाम देते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को आप देखेंगे जहाँ पे हम निवास करते हैं, तो एक तो वो स्थान जहाँ पे हम निवास करते हैं जिसे हम स्थल मंडल या फिर भूमंडल कह सकते हैं, और जो दूसरा स्थान पृथ्वी के सतह को घेरी हुई है वह जल है, जो कि जल बहुत अधिक मात्रा में है, जिसे हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं महाद्वीप की। तो पृथ्वी के महाद्वीपों को हमने 7 महाद्वीपों में बांट दिया है। वहाँ पे लोगों के निवास के हिसाब से या फिर उसके स्थान के हिसाब से हमने 7 भागों में बांट दिया है। और ये जो महासागर और ये जो महाद्वीप हैं वो महासागरों से घिरे रहते हैं।
यदि हम 7 महाद्वीपों की बात करें तो इसमें एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और फिर अंटार्कटिका है। ये 7 महाद्वीप हैं जहाँ पे जीवन संभव हो पाता है, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इन स्थानों पे विभिन्न परिस्थिति के कारण कहीं कहीं इंसान ज़्यादा निवास करते हैं या फिर कहीं कहीं कम निवास करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं एक लाइन से इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्लास 6 है, क्लास 6 के हिसाब से ही हम पढ़ेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप की खासियत ये है कि यह जो हमारी पृथ्वी का है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जिस महाद्वीप में हमारा देश यानी कि हमारा प्यारा भारत स्थित है, वही एशिया देश की मैं बात कर रहा हूँ। एशिया जो है वह मुख्य रूप से कर्क रेखा जो है इससे होकर गुजरती है। कर्क रेखा जिसके बारे में आपने पढ़ा भी है कि जो कर्क रेखा है वह भारत से होकर गुजरती है और भारत जो है वह एशिया में मौजूद है। और आप लोगों को पता होगा कि जो कर्क रेखा है वह भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। हमारे जो हिमालय पर्वत है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो हिमालय है, हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, वो इस एशिया में ही स्थापित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया से सटे ही यानी कि भूमि से सटे ही एशिया के पश्चिमी छोर पे जब आप जाएंगे तो आपको यूरोप मिलेगा। और यूरोप और जो एशिया जो अलग होते हैं एक दूसरे से, एक यूराल पर्वत यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा उस बॉर्डर पे, यानी कि जहाँ से एशिया समाप्त होता है, यूरोप जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे आप लोगों को एक यूराल नामक पर्वत मिलेगा और वही बाउंड्री मानी जाती है एशिया और यूरोप का। अब चूँकि यह भूमि से जुड़ी हुई है तो वह जो तमाम भूमि का जो क्षेत्र है यानी कि जहाँ पे बंटवारा होता है एशिया और यूरोप का, उसे हम यूरेशिया नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं यूरोप का। यूरोप हालांकि एशिया से बहुत छोटा है और यदि यूरोप की स्थिति की बात करें तो यूरोप जो है वह आर्कटिक वृत्त के पास स्थित है। आर्कटिक वृत्त के बारे में आपको पता होगा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि यह जो उत्तरीय ध्रुव है उसके पास स्थित है और उत्तरी ध्रुव के पास स्थित होने के नाते जो यूरोप का जो थोड़ा सा मौसम होता है वह ठंडा होता है और वर्ष भर यहाँ पे लगभग मौसम ठंडा ही रहता है। और वर्ष के कुछ महीनों में इन स्थानों पे यानी कि यूरोप में जहाँ जहाँ जो देश हैं वहाँ पे बर्फ़बारी भी अच्छी खासी होती है, यानी कि मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा बना रहता है। यदि हम बात करें अफ्रीका की तो एशिया के बाद जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह अफ्रीका है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह अफ्रीका है। अफ्रीका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, ये तीनों की तीनों रेखाएं जिस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं वह हमारा अफ्रीका ही है। और अफ्रीका का जो बहुत सारा हिस्सा है वह उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो मकर रेखा होकर गुजरती है इससे, तो वह सब दक्षिणी गोलार्ध का ही हिस्सा है। यदि अफ्रीका महाद्वीप के खासियत की बात करें तो जो सबसे लंबी नदी है यानी कि हमारी जो नील नदी है वह इसी अफ्रीका से होकर गुजरती है, इसी अफ्रीका में वह बहती है। यदि हम बात करें उत्तरी अमेरिका की तो यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दो प्रकार की अमेरिका आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसका नामकरण इसलिए किया गया है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्योंकि उत्तरी अमेरिका जो है वह उत्तरी ध्रुव में या फिर उत्तरी गोलार्ध में स्थापित है और जो दक्षिणी जो अमेरिका है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थापित है। हालांकि इसका भी जो बड़ा हिस्सा है वह उत्तरी गोलार्ध में ही स्थापित है। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो एक दूसरे से अलग होती हैं वह एक पनामा क्षेत्र है, जो समुद्री क्षेत्र पनामा क्षेत्र है, जिसे हम पनामा नहर के नाम से भी जानते हैं, वहीं से यह दोनों देश जो है वह अलग होती है। हालांकि पनामा नहर बाद में बनाया गया था, दोनों समुद्रों को आपस में जोड़ दिया गया था, यानी कि हमारा प्रशांत महासागर और जो हमारा अटलांटिक महासागर था उन दोनों को जोड़कर एक पनामा नहर बनाया गया था, जिससे कि व्यापार करने में आसानी हो सके, क्योंकि व्यापारी जहाज़ें जो होती थीं वह पूरा घूम के उन्हें नीचे से जाना पड़ता था। दक्षिणी गोलार्ध से होकर उन्हें घूम के अमेरिका के दूसरे हिस्से तक पहुंचना होता था, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा और समय बर्बाद होता था। इसलिए पनामा नहर का भी निर्माण किया गया और पनामा जल संधि के द्वारा ही यह जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है वो एक दूसरे से अलग होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसे हम महाद्वीपीय द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जब आप देखेंगे नक्शे में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ समुद्र मौजूद है, यानी कि चारों तरफ इसके पानी ही पानी मौजूद है, इसीलिए इसे
महाद्वीपीय द्वीप भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थापित है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव के पास स्थापित है। और जब आप इसे देखेंगे तो जो दक्षिणी ध्रुव है वह इसके लगभग मध्य में ही पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव में है और जो सूर्य का प्रकाश है वह यहाँ तक डायरेक्ट नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यहाँ पे वर्ष भर जो है वह मौसम बिल्कुल ठंडा बना रहता है। यहाँ पे बर्फ़ की चादर, मोटी चादर बिछी हुई है और यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ ही जीव रहते हैं और ख़ासकर साधारण मनुष्य यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे देशों के जो अपने शोध केंद्र हैं, जो प्रयोगशालाएँ बनाई गई हैं शोध के लिए, वो यहाँ पर स्थापित है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का भी यहाँ पे 2 शोध केंद्र या फिर प्रयोगशाला केंद्र बनाई गई है, जिसे हम गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री के नाम से और दूसरे को हम मैत्री के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा भूमंडल के संदर्भ में जो महाद्वीप सबसे बड़ा हिस्सा जो पृथ्वी का है उसके बारे में हमने बात किया। महाद्वीप के बारे में, यानी कि भूमंडल के अनुसार, जो भू क्षेत्र के अनुसार जहाँ पे हम निवास करते हैं, वहाँ पे महाद्वीप को जो है सबसे बड़ी इकाई मानी गई है मानव जाति के रहने के लिए या फिर उसके अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों जलमंडल की। जलमंडल, देखिए पृथ्वी पे जलमंडल का कोई एक स्रोत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ऊपरी जो सतह है पृथ्वी का, एक तो भूमंडल से बना हुआ है, भूमंडल आपको दिखाई देगा जहाँ पे भूमि आपको दिखाई देगा, और दूसरा जो क्षेत्र है वह समुद्री क्षेत्र है जो जलमंडल का एक रूप है। और जलमंडल में आप समुद्र के जल को महासागरीय जल हो गया, या फिर आपका जो नदी का जल होता है, पोखरे का जल होता है, तालाब का जल होता है, या फिर पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमा हुआ है वह भी जलमंडल के हिस्से हैं। और साथ में जो वायुमंडल में जो नमी मौजूद है, जो जल मौजूद है, जो वर्षा होती है, उसे भी हम जलमंडल का ही रूप कहते हैं। और साथ में जो भूमिगत जल है उसे भी हम जलमंडल के अनुसार ही लेते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगा कि जो पृथ्वी का 71% भाग है वह जलमग्न है, यानी कि वहाँ पे जल ही मौजूद है, और 29% भाग पे केवल जो है वह भूमि है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी कि महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे थे। वह पृथ्वी पे केवल 29% घेरे हुई है और 71% जो है उसका जल ही जल है। यही कारण है कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना अधिक जल मौजूद है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि मुख्य रूप से बोला जाए तो यदि आप अंतरिक्ष की तरफ बढ़ते हैं, तो अंतरिक्ष की तरफ से जब पृथ्वी को आप देखते हैं वहाँ से पहुँचकर, तो यहाँ पे जल की मौजूदगी होने के नाते, बहुत ज़्यादा जल होने के नाते यह नीला दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 71% जल होने के बावजूद भी यहाँ पे पृथ्वी पे पानी की कमी मौजूद रहती है। आप विभिन्न समाचार पत्रों में या फिर विभिन्न मीडिया के माध्यमों से यह जानते रहते होंगे कि कहाँ पे जल संकट मौजूद है, कहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया है, जबकि 71% भूभाग पे यहाँ पे जल मौजूद है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो जल का वितरण है वह एक समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी चूँकि अपने अंश पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके कारण यहाँ के मौसम में परिवर्तन होता है। हर जगह मौसम एक समान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शुद्ध पेय जल है, जो मनुष्यों के लिए या फिर जानवरों या फिर पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, वो बहुत कम है। जैसा कि मैंने बताया कि 71% यहाँ पे जल मौजूद है। 71% को यदि हम 100%, यानी कि जलमंडल को हम 100% मान ले, तो 100% में 97 से लेकर 97.5% जो हिस्सा है जल का, वो समुद्री जल या फिर महासागरीय जल है। और लगभग 3 से 2.5% जो जल है वह शुद्ध जल है, जो पीने योग्य है। उसमें भी बहुत सारे पीने योग्य नहीं है, जो कि मीठा जल का स्रोत है। अब चूँकि महासागर का जो 97.5% जल है वो इतना खारा होता है कि वो मनुष्यों के लिए या फिर जानवरों के लिए या फिर पौधों के लिए वो उपयोगी नहीं है। उसका उपयोग हम पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। और पृथ्वी पे जो जल का वितरण है वह एक समान नहीं है। रेगिस्तान के क्षेत्रों में आपको जल की कमी महसूस होती है, जहाँ पे भूभाग जो अच्छे खासे जो समतल भूमि है वहाँ पे आप लोग को मिल सकते हैं। जो अच्छे स्रोत होते हैं जल के वहाँ पे मिल जाएंगे। जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे आप लोग को जल के स्रोत मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो प्रदूषण फैल रहा है और मानव जाति द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो शुद्ध पेय जल है हमारा, यानी कि जो मीठा जल है जिसका हम उपयोग करते हैं, वो भी दूषित हो जा रहा है, जिसके कारण वो हमारे उपयोग हेतु नहीं रह पा रहा है। यानी कि उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि उसका उपयोग करेंगे तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, हमारा जो स्वास्थ्य है वह खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की गतिविधि चल रही है मानव जाति द्वारा, उसके कारण भी जो पूरे विश्व का जो
वायुमंडल है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं। जल इतना अधिक मात्रा होने के बावजूद भी हम जल की कमी इसीलिए महसूस करते हैं। चलिए बात करते हैं महासागरों की। महासागर जो जब सबसे बड़े जल के स्रोत हैं पृथ्वी पर, तो ये मुख्य रूप से इसके स्थान के हिसाब से यानी कि इनकी स्थिति के हिसाब से 5 महासागरों को पूरे पृथ्वी के जल को बांटा गया है। 5 महासागरों में से बांट दिया गया है, जो कि है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये जो मैंने नाम बताए ये है बड़े से छोटे क्रम में है। यानी कि जो प्रशांत महासागर है वह सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक उसके बाद है, फिर हिंद महासागर उसके बाद है, फिर दक्षिण जो महासागर है वो है, उसके बाद सबसे छोटा जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। अब महासागरों के बारे में यदि हम बात करें तो जो प्रशांत महासागर है वह, जैसा कि मैंने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और जो सबसे पृथ्वी पे सबसे गहरा स्थान कहीं मौजूद है तो वह हमारे प्रशांत महासागर में स्थापित है। देखिए यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है। लोग तो ये जानते हैं कि पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा जो एक स्थान है, जो प्राकृतिक स्थान है, उसे हम जानते हैं कि वो हमारा जो पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है या फिर माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है परीक्षाओं में। आप लोगों को उसका ऊंचाई भी पता होगा कि उसकी जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर है। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पे सबसे गहरा भाग कौन सा है तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे या फिर उसकी गहराई नहीं बता पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो पृथ्वी पे सबसे गहरा भाग है वो इसी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई जो है वह 11,022 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 11 किलोमीटर वह गहरा है। यानी कि पृथ्वी पे जितनी ऊंचाई है उससे अधिक इसकी गहराई जो है वह समुद्र में पाई जाती है। और एक ख़ास बात आप लोग को और बताना है कि जब हम किसी भी ऊंचाई को मापते हैं पृथ्वी पे, चाहे वह किसी पर्वत के बारे में हो गया या फिर किसी स्थान के बारे में हो गया या फिर गहराई हमें नापनी होती है, तो हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि समुद्र तल से इसकी गहराई या फिर ऊंचाई। आखिर समुद्र तल का मतलब क्या हुआ? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ये महासागर हैं, 5 महासागर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो महाद्वीप थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं या फिर कई बार वह एक दूसरे से पानी के स्रोतों से अलग हो जाते हैं, यानी कि वो अलग रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से जुड़े ही रहें, लेकिन महासागर की यह विशेषता है कि यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि कोई भी भूमि पे महासागर मौजूद है और कुछ दूर भूमि है फिर कोई नया महासागर तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो 5 महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब चूँकि 5 महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो सतह है, ऊपरी सतह जहाँ पे पानी मौजूद है, वो उसका जो लेवल है वह एक जगह वह सभी पृथ्वी पे बराबर होता है। तो पृथ्वी पे कोई भी ऊंचाई मापने के लिए हम इसी समुद्री जो हमारा जो समुद्र तल होता है उसी का हम प्रयोग करते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रशांत महासागर के बारे में, और अब बात करता हूँ अटलांटिक महासागर की। तो अटलांटिक महासागर जब आप देखेंगे तो इसका जो आकार है वो कुछ यस आकार का है, और उसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि सबसे ज़्यादा यदि व्यापारिक नाव या फिर व्यापारिक जहाज़ें जो चलती हैं वह इसी यानी कि अटलांटिक महासागर में ही चलती हैं। क्योंकि यदि आप इसकी स्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह पश्चिमी देशों को पूर्वी देशों से जोड़ती है। यानी कि पश्चिमी देश और पूर्वी देश के बीच में जो महासागर स्थापित है वह अटलांटिक महासागर है, इसीलिए यह सबसे व्यस्त मार्ग माना जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अटलांटिक महासागर के जो तट हैं वह दंतुरित हैं। अब दंतुरित तट क्या होते हैं? तो सामान्य तौर पे समुद्र तो बहुत बड़ा है और आप लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जहाज़ें तो समुद्र के किनारे कहीं भी पहुंच सकती हैं क्योंकि पानी हर जगह मौजूद होता है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो जहाज़ होते हैं, जो सामान मालवाहक जो जहाज़ होते हैं या फिर जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनके नीचे जो बड़े बड़े मोटर लगे रहते हैं, टरबाइन लगे रहते हैं। तो यदि हम उसे किसी भी किनारे पे ले जाएंगे समुद्र के, तो समुद्र के किनारों पे क्या होता है कि वहाँ पे जो गहराई होती है वह कम होती है, और फिर जैसे जैसे आप समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं गहराई बढ़ती चली जाती है। तो उस किनारे तक पहुँच पाना उन समुद्री जहाज़ों के लिए बहुत मुश्किल काम है। यदि आप वहाँ पे ले जाएंगे तो वह नाव जो भी समुद्र की जहाज़ें जो हैं वहाँ पे फंस सकती हैं, उसका जो टरबाइन होता है वह टूट सकता है। तो इसलिए वहाँ पे पोताश्रय बनाया जाता है, पोताश्रय कह सकते हैं, या फिर जो पत्तन का निर्माण किया जाता है। अब वह मुख्य रूप से मानव द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे कि मशीनों के माध्यम से किनारों को थोड़ा सा गहरा बनाया जाता है जहाँ पे किनारे तक जो है नाव पहुँच सके, जो जहाज़ हैं बड़े बड़े वो पहुँच सकें। या फिर कुछ पत्तन जो होते हैं वह प्राकृतिक रूप से भी बने रहते हैं जिसके किनारे थोड़ा सा गहरे होते हैं। और यही खासियत इस अटलांटिक महासागर की भी है, क्योंकि इसका जो तट है वो बहुत दंतुरित है। उबड़ खाबड़ होने के नाते
जो पानी का जो यहाँ पे मतलब जो किनारे पे जो जल का जो गहराई है वो काफ़ी अधिक पाई जाती है, और इसीलिए इस समुद्र में आप कहीं पे भी मतलब बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक पत्तन का निर्माण हुआ है जहाँ पे आप अपनी नावें या फिर बड़ी बड़ी जहाज़ें लेकर जा सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है अटलांटिक महासागर की। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर की। तो देखिए, हिंद महासागर के बारे में आप लोगों को पता है कि हिंद तो हमारा भारत से जुड़ा हुआ एक महासागर है, और सबसे बड़ी खासियत यह है कि पाँचों महासागरों में केवल हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशियन ही एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा आप जो चारों जो महासागर के नाम देखेंगे वह किसी भी देश के नाम पे नहीं रखा गया है, लेकिन हिंद महासागर यानी कि हिंदुस्तान के नाम पे या फिर इंडिया के नाम पे इंडियन ओशियन इसे कहा जाता है। तो यह सबसे बड़ी इसकी खासियत है। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी महासागर की। तो यह जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये जो है वह दक्षिण की ओर स्थापित है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थापित है। वहीं हम बात करें आर्कटिक महासागर की, तो आर्कटिक महासागर जो है वो हमारे उत्तरी ध्रुव में मौजूद है, और उत्तरी ध्रुव को यह चारों तरफ से घेरती है यह आर्कटिक महासागर। तो ये दोस्तों हो गया जलमंडल के विभिन्न स्रोतों के बारे में। विभिन्न स्रोतों के बारे में हमने नहीं पढ़ा, समान रूप से जलमंडल का जो सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पे मौजूद है, जो महासागर मौजूद है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से 5 महासागर इस धरती पे मौजूद है, जिसके बारे में हम अध्ययन अभी हमने किया। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने पढ़ा स्थल मंडल या फिर भूमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल भी पृथ्वी के लिए बहुत आवश्यक एक घटक है। वायुमंडल का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के सतह के ऊपर बहुत सारे वायुओं के परत हैं, बहुत सारे गैसों के मिश्रण के परत हैं, जिन्हें हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायु को सामान्य तौर पर हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं, जैसे जब हवा चलती है तो कैसे हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है। कई बार हवाएं गर्म होती हैं। मुख्य रूप से भारत की बात की जाए, फिर उत्तरी भारत की बात की जाए, तो जो मई या जून के महीने में जो चलने वाली लू होती है वो कितनी गर्म होती है। ठंडी के मौसम में जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी होती है। तो इस चीज़ को हम महसूस कर पाते हैं, उन हवाओं को हम महसूस कर पाते हैं। तो वायुमंडल के बारे में हम बात करते हैं, तो वायुमंडल को हमने 5 भागों में विभाजित किया है, यानी कि उनके परत के हिसाब से, उनके तापमान के हिसाब से, उनकी विशेषताओं के हिसाब से, इसके भूतल से इसे जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके हम 5 परत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे निचला जो वायुमंडल का जो सतह मौजूद है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके बाद जो नंबर आता है वो समताप मंडल का आता है, उसके बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल, और उसके बाद आता है बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल जो यहाँ पे पृथ्वी पे मौजूद है, यहीं पे सारी गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि यहीं पे पेड़ पौधे और हम मानव जाति निवास करते हैं। और जितनी भी वर्षा जैसी घटना होती है, वर्षा, बर्फबारी या फिर जो भी तूफान आते हैं या फिर जो भी बिजली कड़कती है, वो सब कुछ क्षोभ मंडल में ही होता है। समताप मंडल जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे मौसम शांत रहता है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होता है। इसलिए जो भी हवाई जहाज़ उड़ते हैं वह सामान्य तौर पे जब ऊंचाई पे पहुँच जाते हैं तो वह समताप मंडल पे ही वहाँ पे उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें आंधी या फिर तूफान जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। वहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ़ रहता है। उसके बाद नंबर आता है मध्य मंडल का, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल का। तो इस प्रकार से वायुमंडल को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। ये लगभग 1600 किलोमीटर पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फैला हुआ है। यदि हम पूरे वायुमंडल के संरचना के बारे में बात करें तो पूरा वायुमंडल का जो 78% है वह नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। 78% यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है, 21% यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। यदि हम दोनों गैसों की मात्रा को जोड़ लेते हैं तो 99% मात्रा जो है वह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है, और जो 1% बच जाता है उसमें अन्य जो गैस हैं, ऑर्गन हो गया या फिर नियान हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यह सभी गैस जो है वह 1% जो है उसके भाग में मिलकर बने हुए रहते हैं। नाइट्रोजन का जो काम होता है, नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बहुत सारे गैस हैं यहाँ पे, और हम लोग को लगता है कि ऑक्सीजन ही हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन बहुत सारे जो भी अन्य गैस हैं वो भी हमारे लिए आवश्यक हैं, क्योंकि यदि नाइट्रोजन नहीं होता तो यहाँ पे वृद्धि संभव नहीं हो पाती। नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में हमारे पेड़ पौधे या फिर हमारे जो जीव जंतु या फिर हम खुद जो वृद्धि संभव हो पाता है वो नाइट्रोजन गैस के कारण ही हो पाता है। और ऑक्सीजन, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो एक वायु है, जो एक प्राण वायु के नाम से हम जानते हैं, तो ऑक्सीजन कितना आवश्यक है। साथ में हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, और तमाम प्रकार के गैस जो है वो हमारे लिए आवश्यक हैं। तो ये हो गया संरचना, जो कि वायुमंडल का संरचना था। जैसे कि हमने जाना कि कितने परत में ये बांटे गए हैं। इसे हमने 5 परत में बांटा है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में। तो ये हो गया दोस्तों जो 3 हमने मंडल के बारे में पढ़ा, यानी कि वायुमंडल, स्थल मंडल
और जलमंडल। और ये जो तीनों जहाँ पे समाहित होते हैं, यानी कि जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, उसे ही हम जीवमंडल कहते हैं, यानी कि जहाँ पे जीवन संभव हो पाता है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि यदि इसमें से कोई भी एक पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इन तीनों महत्वपूर्ण स्रोतों को बचा कर रखना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को याद होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वह प्राकृतिक रूप से मिलने वाली चीज़ों का प्रयोग किया करते थे। वह डायरेक्ट उन चीज़ों को लिया करते थे, चाहे वह हवा हुआ, ऑक्सीजन हुआ, या फिर जल हुआ। जल के जो मीठे स्रोत होते थे उससे हम ऑटोमेटिक ही पानी पी लिया करते थे, और सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से हम लिया करते थे और स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि आज हम लोग को जल, स्वच्छ जल है, उसे खरीद कर पीना पड़ रहा है, या फिर अपने घरों में ही मशीनें लगानी पड़ रही हैं, आरओ लगाने पड़ रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के माध्यम से जल को शुद्ध करके उसका प्रयोग करना पड़ रहा है। और स्थिति ये है कि बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, अब हवा को भी खरीदना पड़ रहा है। अब चाहे हवा को खरीद के ले आएँ या फिर एक मशीन ले आएँ जो आपकी हवा को शुद्ध कर सके घर के, तो बात एक ही हुआ। चाहे आप आरओ का पानी खरीद कर ले आएँ बोतल से, या फिर अपने घर में ही एक आरओ प्लांट लगवा लें, बात एक ही हुआ। यानी कि आप उसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। एक शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस पृथ्वी पर बदलाव आ रहा है, और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए और भी जटिल समस्याएं हो जाएंगी। उन्हें भी और अधिक तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि वह डायरेक्ट प्रकृति से कोई चीज़ नहीं ले पाएंगे। उन्हें भी तकनीक के माध्यम से शुद्ध चीज़ों को प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं तो उनका स्वास्थ्य जो है वह ठीक नहीं रह पाएगा और उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जीवमंडल में हम जो इधर उधर परिवर्तन कर रहे हैं, इधर उधर जो छेड़खानी कर रहे हैं, उसके नाते जो है यहाँ पे पर्यावरण जो है वह प्रदूषित हो रही है। स्थल मंडल में स्थल प्रदूषित हो रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिल जा रहे हैं, जो पेड़ पौधे, जो हमारे फल जो तैयार हो रहे हैं वह दूषित हो जा रहे हैं। जल मंडल की स्थिति आप जानते हैं कि जल जो है वह कितना दूषित हो गया है। हमारे लिए जो उपयोगी जल है, जो मीठा जल का स्रोत है, वह सभी का सभी दूषित हो रहा है। वायुमंडल की स्थिति वही बनी हुई है। तो हमें इस चीज़ पे विचार करना होगा कि यदि हम इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों महत्वपूर्ण मंडलों को यदि हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो हमारा तो जीवन कट जाएगा, क्योंकि हमारी उम्र बहुत अधिक नहीं बची हुई है। हम लोग आखिर कितना जिएंगे? कम से कम 50 या 60 साल और अधिक जीवित रहेंगे। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी हमें सोचना होगा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वह किस प्रकार से इस पृथ्वी पर एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएँ और प्रकृति से मिलने वाले किसी भी चीज़ को डायरेक्ट ले सकें, यानी कि वो इतना शुद्ध हो कि वो उन्हें डायरेक्ट ले सकें, किसी मशीन के माध्यम से उसे शुद्ध करने की आवश्यकता ना पड़े। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर यही था। आशा करता हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।